हाँ, मुझ से भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता, मैंने जवाब दिया। हम बातें कर रहे थे और गुलनाज ने अपनी चौगे नुमा कमीज़ के अंदर हाथ डालकर नोटों के बंडल कमांडर रशीद के सामने रख दिए। मुझे हैरत हुई कि उसने नोट कहाँ छुपाए रखे थे, हालांकि मेरे सामने उस फौजी ने इसकी तलाशी ली थी। गुलनाज ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने नोट लिबास में कहाँ छुपा रखे थे। सुबह जब मैं गई थी तो शहर के हालात बिल्कुल पुरसुकून थे। गुलनाज ने कमांडर रशीद की तरफ देखते हुए कहा, क्या गड़बड़ हो गई? पुराने शहर में हंगामे हो रहे हैं। इन हंगामों की वजह से ही मुझे यहाँ आना पड़ा और मैं अपना एक आदमी भी लारी अड्डे पर भेज दिया था ताकि तुम्हें उस तरफ जाने से मना कर दिया जाए। कमांडर रशीद ने कहा, पुलिस ने आज सुबह सवेरे स्टूडेंट लीडर अब्दुल शकूर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। 10 बजे के करीब ये खबर फैल गई कि उसे फौजी कैंप में तशद्दुद करके हलाक कर दिया है। स्टूडेंट ने एहतजाजी जुलूस निकाला तो पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर गोली चला दी, जिससे 2 लड़के और शहीद हो गए। पुराने शहर में अभी हंगामे हो रहे हैं, लेकिन कल के लिए पूरी वादी में हड़ताल की काल दी गई है। ये लड़के, उसने मेरी तरफ और सुल्तान की तरफ देखा, ये दोनों भी 3-4 दिन तक वापस नहीं जा सकेंगे, इन्हें यहीं रहना होगा। मैं आज मौलवी रसूल बख्श को पैगाम भिजवा देता हूँ कि वो परेशान न हो। इस दौरान उस बूढ़ी औरत ने हमारे सामने चाय लाकर रख दी। कश्मीरी चाय का तो कुछ अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि ऐसी खुश जायका और लजीज चाय मैंने इससे पहले कभी नहीं पी थी। अम्मा फातिमा, याकूब कहाँ है? कमांडर रशीद ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए पूछा। बाहर गया हुआ है, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, फातिमा ने जवाब दिया। वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना, कमांडर रशीद ने कहा। बूढ़ी फातिमा के जाने के थोड़ी देर बाद गुलनाज भी खाली प्यालियां लेकर कमरे से चली गई। कमांडर रशीद हमसे बातें करने लगा। वो वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दरिंदा सिफत भारतीय फौजियों के जुल्म तशद्दुद की बातें सुना रहा था। ये कोई फर्जी या मनगढ़ंत कहानियां नहीं थी, सब कुछ इसी तरह हो रहा था जिस तरह कमांडर रशीद बता रहा था। इसकी एक मिसाल तो मैं खुद था, जिसे उस भेड़िया सिफत ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। मेरा जुर्म ही क्या था? मैंने उसे एक औरत को छूने से मना किया था। और आज सुबह पुराने शहर में होने वाले हंगामे, फौजियों ने एक स्टूडेंट को तशद्दुद करके हलाक कर दिया था। एहतजाज करने पर 2 लड़कों को गोलियों से उड़ा दिया गया था। ये बात अब मेरी समझ में भी आ गई थी कि जुल्म मजलूम को सर उठाने पर मजबूर क्यों कर देता है। और यहाँ तो बात ही कुछ और थी। आज़ादी की तड़प थी। मैंने जब से होश संभाला था यही सब कुछ देखता हुआ आ रहा था। मेरे अंदर बचपन से जो चिंगारी सुलग रही थी वो अब शोला बनकर भड़कने वाली थी। मेरे नाक और होंठ पर बैंडेज, जिस्म के हर हिस्से में उठने वाली टीसें मेरे वजूद और जज्बे को मजीद मुस्तहकम कर रही थी। कमांडर रशीद ने ठीक कहा था, मुझे ये चोटें याद रखनी होंगी और इनका दर्द महसूस करना होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने हाथों में राइफल उठा लूं। आधे घंटे बाद एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। वो फातिमा का शौहर याकूब था। कमांडर रशीद ने उसे ये पैगाम देकर सोपुर भेज दिया कि मैं और सुल्तान 3-4 दिन तक यहीं रहेंगे, हमारे घर वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं। याकूब इसी वक्त रवाना हो गया। मैं इस वीरान बंगले के बारे में सोच रहा था और जब मैंने कमांडर रशीद से पूछा तो इसने बताया कि ये वसीउल अरीज बंगला 2 दौलतमंदों के दरमियान झगड़े की बुनियाद बना हुआ है। इनमें एक हिंदू सेठ और दूसरा मुसलमान। उनके पिछले 10 साल से ये बंगले की मलकियत का मुकदमा चल रहा है। अदालत ने यह बंगला अपनी तहवील में ले रखा है। याकूब इस बंगले का चौकीदार है जो 10 साल से यहाँ रह रहा है। वो मुजाहिदीन के बाज़ तंजीमों के लिए इन्फॉर्मर का काम भी करता है। मुजाहिदीन उससे मिलने के लिए यहाँ भी आते रहते हैं। किसी को आज तक याकूब या उसके मेहमानों पर शुबा नहीं हो सका। इसी तरह ये वीरान बंगला मुजाहिदीन खुसूसन कमांडर रशीद की तंजीम की खुफिया सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है। कमांडर रशीद के इस खुफिया ठिकाने के बारे में उसके 2-4 आदमी ही जानते थे और फिर ये कोई एक खुफिया ठिकाना नहीं था। शहर के अंदर कई ऐसी जगहें थी जिन्हें वो जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया करता था। कमांडर रशीद उस वक्त बंगले से चला गया था। मेरे और सुल्तान के अलावा उस बंगले में गुलनाज फातिमा रह गई थी। याकूब सोपुर चला गया था और कल दोपहर से पहले उसकी वापसी की तवक्को नहीं थी। वो रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी। मेरे जिस्म पर जगह जगह नील चढ़े हुए थे और दर्द की ठीसें उठ रही थी। गुलनाज ने मजरूब जगहों पर मालिश भी कर दी थी और डॉक्टर की दी हुई गोलियां भी खिला दी थी, मगर तकलीफ कम नहीं होती थी। गुलनाज और फातिमा रात भर मेरे पास बैठी रहीं। सुल्तान भी खासा परेशान था। याकूब अगले रोज दोपहर के बाद वापस आया। उससे बाहर के हालात भी मालूम हुए। पूरी वादी में हड़ताल थी। श्रीनगर शहर में जगह जगह पुलिस और स्टूडेंट में झड़पें हो रही थी। मुजाहिदीन भी इस लड़ाई में शामिल हो गए थे। श्रीनगर से 32 मील दूर बारामूला शहर में 2 पुलिस वाले और 3 फौजी मुजाहिदीन के हाथों मारे गए थे, जिन पर फौजी मजीद मुश्तइल हो गए थे। वो मुजाहिदीन की तलाश में घर में घुसकर औरतों और बच्चों
और बूढ़ों को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। हंगामे बढ़ते जा रहे थे। 4 दिन बाद कुछ सुकून हुआ तो सुल्तान को याकूब के साथ सोपुर भेज दिया गया। मुझे तकलीफ की वजह से इसने बंगले में ही रोक लिया था। मैं मजीद 1 हफ्ता उसी बंगले में रहा। इस दौरान कमांडर रशीद 2 मरतबा थोड़ी देर के लिए वहाँ आया था। गुलनाज ने हर लिहाज से मेरा ख्याल रखा हुआ था। वो दिन में 2-3 मरतबा हल्दी और तेल से मेरी मालिश करती रही, जिसने मेरी अंदर की चोटें ठीक हो गई और तकलीफ भी बतदरीज कम होती जा रही थी। और फिर एक रोज़ कमांडर रशीद मुझे अपने साथ ले गया। उस रोज़ श्रीनगर शहर के हालात किस कदर पुरसकून थे। दूर तक दरिया के साथ साथ खेतों में चलते रहे और बिलाखिर एक जगह पर रुक गए। 1 घंटे बाद एक और आदमी वहां पहुंच गया। वो कुछ देर तक सरगोशियों में कमांडर रशीद से बातें करता रहा। फिर हम उसके साथ चल पड़े। ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर 2 घंटे चलते रहने के बाद हम एक जगह पर रुक गए। यहाँ 2 आदमी हमारे मुंतजिर थे। क्या रिपोर्ट है बाले? कमांडर रशीद ने अलैक सलैक के बाद उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। खबर है कि भारतीय फौजियों का एक कानवाय आज रात गुलमर्ग की तरफ जाने वाला है। कमांडर फैज अली ने उस फौजी काफिले पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उसने पैगाम भेजा था कि आपको इत्तला दे दी जाए। बाले ने जवाब दिया। कमांडर फैज अली कहाँ है? उसके साथ कितने आदमी हैं? कमांडर रशीद ने पूछा। वो 8 मुजाहिदीन के साथ पॉइंट 3 पर आपका मुंतजिर है, बाले ने कहा। फौजी के कानवाय के बारे में कोई इत्तला? गाड़ियों और फौजियों की तादाद क्या है? कमांडर रशीद ने पूछा। ये सारी तफसीलात आपको कमांडर फैज अली से ही मालूम होंगी, बाले ने जवाब दिया। वैसे मैं इतना जानता हूँ कि वो फौजी काफिला रात 8 बजे वहाँ से गुजरने वाला है। कमांडर रशीद इस मरतबा फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय चंद सेकंड तक कुछ सोचता रहा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें उभर आई थी। ठीक है, वो कुछ देर बाद बोला। तुम्हारी फटफटी कहाँ है? वो उधर उस चट्टान के पीछे दरख्तों के नीचे खड़ी है, बाले ने एक तरफ इशारा किया। कमांडर रशीद ने दूसरे जवान को कुछ हिदायत देकर वहाँ से रुखसत कर दिया और हम बाले के साथ उस चट्टान की तरफ चल पड़े। मैं चलते हुए बार बार कनखियों से बाले की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। सर के बाल और शेव बढ़ा हुआ था। कद में वो मुझसे थोड़ा ही निकलता हुआ था, लेकिन सेहत काबिल रश्क थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि कश्मीर के ये बेटे वादी के सपूत जो वादी में भारतीय गाजिबों से बरसरे पैकार थे, कई वक्त फाकों में गुजार देते हैं। अपने घरों को तो शायद वो भूल ही गए थे। उनके दिन रात भेड़ियों के खिलाफ छापेमार कार्रवाइयों में और रातें खुले आसमान तले गुजरती थी। वादी में फैली हुई छोटी छोटी बस्तियों में रहने वाले लोग उनकी मदद करते थे, लेकिन वो कभी किसी जगह टिक कर नहीं रहते थे। आज यहाँ तो कल वहाँ। वो भारतीयों के लिए छलावा थे जो अचानक ही किसी जगह नमूदार होते और किसी फौजी कैंप या काफिले पर तबाही नाजिल करके आनन फानन गायब हो जाते। वो चट्टान वहाँ से तकरीबन 100 गज दूर थी। हम उसके ऊपर से घूमते हुए चनार के दरख्तों के एक झुंड में पहुँच गए, जहाँ एक पुरानी सी मोटरसाइकिल खड़ी थी। हम तीनों इस पर बैठ जाएंगे ना? कमांडर रशीद ने करीब पहुंचकर सवालिया निगाहों से बाले की तरफ देखा। इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया कमांडर, बाले ने मोटरसाइकिल की सीट पर हाथ मारते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मोटरसाइकिल को स्टैंड से उतार कर किक लगाई। मोटरसाइकिल पहली ही किक पर स्टार्ट हो गई। वो मोटरसाइकिल पर आगे को होकर इस तरह बैठ गया कि पेट्रोल वाली टंकी आती से ज्यादा इससे छुप गई। चलो भाई शिमरोज, बैठ जाओ। कमांडर रशीद ने मुझे इशारा किया। आज इस फटफटी का भी इम्तहान है और तेरा भी। मेरे पूरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी। उनकी बातों से तो मैं समझ गया था कि किसी छापा मार कार्रवाई का मंसूबा बनाया जा रहा है, और ये सोचकर मैं अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था कि मैं भी इस मार्के में हिस्सा लेने वाला था। मैं बाले के पीछे बैठ गया और कमांडर रशीद मेरे पीछे। बाले के गले में ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी, जिसकी नाल मेरे चेहरे के ऐन सामने थी। मैं उस फौलादी नाल को देखते हुए सोच रहा था कि इससे निकलने वाली गोलियों ने अब तक कितने भारतीय सुरमाओं को ढेर किया होगा। मोटरसाइकिल हरकत में आ गई और पथरीले रास्तों पर उछलती हुई आगे बढ़ने लगी। कुछ देर तक हम दरिया के साथ साथ चलते रहे। फिर मोटरसाइकिल का रुख चट्टानों की तरफ मुड़ गया। एक तो रास्ता गैर हमवार और पथरीला था, और सितम ये कि मोटरसाइकिल पर हम 3 आदमी सवार थे। इसकी रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। मोटरसाइकिल की आवाज चट्टानों में बाज़गश्त सी पैदा कर रही थी, और मैं दूर बुलंद पहाड़ों पर कतार दर कतार चनार के फलकबोस दरख्तों को देख रहा था। इन दरख्तों को देखकर लगता था कि जैसे वादी के मुहाफिज चाकू चौबंद और मुस्तैद खड़े हों। मैं भी चश्मे तसव्वुर से अपने आप को एक ऐसे मुजाहिद के रूप में देख रहा था जो हाथों में राइफल थामे अपनी जगह की परवाह किए बगैर गोलियां बरसाते हुए दुश्मन की सफ़ों में घुसता चला जा रहा हो। ये सोच ही सनसनी खेज थी कि आज मैं भी एक मुजाहिद की तरह वादी के दुश्मनों पर मौत बरसाने जा रहा था।
رائفل میرے لیے اجنبی چیز نہیں تھی۔ مجاہدین کسی کارروائی کے بعد پناہ لینے کے لیے ہمارے گاؤں میں آتے رہتے تھے۔ میں نے ان سے رائفل چلانا سیکھ لی تھی۔ کمانڈر رشید بھی کئی مرتبہ ہمارے گاؤں آ چکا تھا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے رائفل اٹھانا سکھائی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ میگزین کس طرح لوڈ کیا جاتا ہے، نشانہ کس طرح لیا جاتا ہے اور ٹریگر کس طرح دبایا جاتا ہے، اور آج وہی کمانڈر رشید مجھے ایک محاذ پر لے جا رہا تھا۔ موٹر سائیکل پتھریلے راستوں پر چلتی رہی اور میں تصورات میں دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹتا رہا۔ کشتوں کے پشتے لگاتا دشمن کی صفوں کو رونتا آگے بڑھتا رہا، اور پھر میرے تصورات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ موٹر سائیکل اس قدر زور سے اچھلی تھی کہ میں جھٹکا لگنے سے ایک طرف جھکتا چلا گیا۔ میرے پیچھے بیٹھا ہوا کمانڈر رشید اگر مجھے نہ سنبھال لیتا تو میں اسے بھی ساتھ لے کر نیچے گرتا۔ ہمیں ان پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے قریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک موقع پر ہم پہاڑیوں سے باہر آ گئے۔ دائیں طرف نشیب میں پھیلی ہوئی وادی میں بل کھاتی ہوئی ایک سرمئی سی لکیر چمک رہی تھی۔ یہ وہ سڑک تھی جو سری نگر سے گلمرگ کی طرف جاتی تھی۔ یہاں سے میں تھوڑا آپ کو گلمرگ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ سری نگر سے 32 میل دور شمال مغرب میں ساحل سمندر سے 860 فٹ کی بلندی پر یہ نہایت خوبصورت وادی ہے۔ میلوں دور تک پھیلی ہوئی صنوبر اور چنار کے درختوں کے جھنڈ، پھلدار درختوں کے باغات اور ان کے پس منظر میں برف سے ڈھکی ہوئی سربافلک پہاڑ۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ خوبصورت وادی بھارتی فلم انڈسٹریز کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ کوئی بھی بھارتی فلم کشمیر میں شوٹنگ کے بغیر مکمل نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن جب تحریک آزادی نے زور پکڑا تو ہندوستانی سیاحوں اور فلم انڈسٹری والوں نے کشمیر کا خیال ذہن سے نکال دیا۔ گلمرگ میں بھارتی فوج کی ایک چھاونی بھی تھی۔ پہلے یہ چھاونی بہت محدود ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے مجاہدین کی سرگرمیاں بڑھتی گئیں یہ چھاونی بھی پھیلتی گئی۔ سری نگر اور گلمرگ کے درمیان فوجی قافلوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ یہ قافلے عام طور پر دن کے وقت سفر کرتے تھے۔ رات کے وقت بھارتی فوجیوں کا کوئی قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرتا تھا، لیکن پچھلے 2-2.5 مہینوں سے اس علاقے میں مجاہدین کی کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اب کشمیر میں ہائی کمان نے رات کے وقت بھی اس طرف کوئی قافلہ بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا، جس کی اطلاع مجاہدین کو مل گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مزید سفر کرنے کے بعد والے نے موٹر سائیکل ایک چٹان کے پیچھے لے جا کر درختوں میں روک لی۔ یہاں شفاف پانی کی ایک ندی بھی بہہ رہی تھی۔ کمانڈر رشید فوراً ہی بعد میں موٹر سائیکل سے اتر گیا۔ میں اس قسم کی سفر کا عادی نہیں تھا۔ مسلسل جھٹکوں اور سیدھا بیٹھے رہنے سے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ کمانڈر رشید نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور میری پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ ایسی باتوں کا عادی ہو جاؤں گا، پھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی سب مشین گن درست کرتے ہوئے کہا۔ والے نے موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کر دی اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے ایک تنگ سے راستے میں داخل ہو گئے۔ راستہ بتدریج بلندی کی طرف چلا گیا تھا۔ میں انہی وادیوں میں پلا تھا۔ پہاڑی راستوں کی اونچ نیچ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں بے تکان چلتا رہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ایک ایسے غار کے دہانے پر پہنچ گئے جو بہت بڑے پتھروں اور درختوں سے اٹا ہوا تھا اور ارد گرد اونچی جھاڑیاں تھیں۔ غار کا دہانہ اس قدر چھپا ہوا تھا کہ اسے نہ تو فضا سے دیکھا جا سکتا تھا اور نہ ہی وادی سے۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ چٹانوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ ہم جیسے ہی غاروں کے قریب پہنچے 2 آدمی کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے پاس سب مشین گنیں تھیں اور ان دونوں کے حلیے بھی بالے سے مختلف نہیں تھے۔ بڑے ہوئے شیو، لمبے اور بے ترتیب بال اور لباس بھی خاصے میلے اور مسلے ہوئے۔ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کئی دنوں سے یہ کپڑے ان کے جسموں سے جدا نہیں ہوئے تھے، لیکن انہیں نہ تو کپڑوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اپنے حلیے کی۔ انہیں اپنے آپ سے نہیں اپنے کام سے محبت تھی۔ کشمیر کی آزادی، اس وادی جنت نظیر کو درندہ صفت ہندوؤں کے ناپاک وجود سے پاک کرنا، ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اپنی جانیں تو قربان کر دیں گے لیکن اس کار سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ان دونوں نے بڑی گرمجوشی سے ہم تینوں سے ہاتھ ملایا، پھر ایک تو وہیں کھڑا رہا اور دوسرا ہمیں اشارہ کرتے ہوئے غار میں داخل ہو گیا۔ یہ تنگ سا غار تھا جو کئی فٹ تک سیدھا چلا گیا تھا۔ آگے کسی جگہ مدھم سی روشنی ہو رہی تھی اور اس جگہ سے یہ غار دائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس طرف سے یہ غار خاصا کشادہ تھا۔ اس غار کو دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ فرش پر 3 چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ایک طرف بڑے سے پتھر پر رکھا ہوا
स्ट्रीट लैंप मुसलसल जल रहा था। उसके करीब ही मिट्टी के तेल का एक चूल्हा और कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए थे। 3 कनस्तर और कुछ डब्बे भी रखे हुए थे जिनमें गालिबन राशन था। एक कोने में लकड़ी की 3 पेटियां भी रखी हुई थी। वो 7 आदमी थे जो चटाइयों पर नीम दराज थे या बैठे हुए थे। इनका असला भी उनके करीब ही पड़ा हुआ था। वो सब हमें देखकर उठ गए और बड़ी गर्मजोशी से हम तीनों से हाथ मिलाया। मैंने कमांडर फैज अली को पहचान लिया। वो सेहतमंद और दराज कदामत आदमी था। बाल और शेव बड़ा हुआ था। आंखों पर सुर्खी थी जैसे कई रातों से ना सो सका हो। कमांडर फैज अली भी कई मर्तबा हमारे गांव आ चुका था। मुझसे हाथ पिलाते हुए उसने मुझे खींचकर अपने साथ लगा लिया। तो मौलवी रसूल बख्श का बेटा भी हमारी सफ में शामिल हो गया। हाँ भाई, अब ये इस काबिल हो गया है कि धरती के दुश्मन पर कारी ज़रब लगा सके। कमांडर रशीद ने जवाब दिया, हमें ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जिनमें दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने का हौसला हो और इसमें वो तमाम सिफात मौजूद हैं जो एक मुजाहिद में होनी चाहिए। माशाल्लाह, कमांडर फैज अली बोला। अपने बारे में कमांडर रशीद की राय जानकर जो खुशी हुई इसका अंदाज़ा सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ। हम लोग चटाइयों पर बैठ गए। ये मुजाहिदों की ज़िंदगी थी। यहाँ ना कोई बिस्तर था ना कोई दूसरी आसाइश। पथरीला फर्श ही उनका बिस्तर था। कमांडर फैज अली ने एक लड़के को इशारा किया। उसने उठकर तेल वाला चूल्हा जलाया और केतली में चाय का पानी रख दिया। केतली धुएं से बिल्कुल स्याह हो रही थी। कमांडर रशीद फैज अली को श्रीनगर के हालात से आगाह कर रहा था और मैं उन दोनों की बातों से अंदाज़ा लगा रहा था कि फैज अली न सिर्फ श्रीनगर बल्कि वादी के दूसरे इलाकों के हालात से भी बखूबी वाकिफ था। उन दिनों अनंतनाग और फलगाम की तरफ भारतीय फौजियों और मुजाहिदीन में कुछ झड़पें हो रही थी। इनके बारे में उसे पूरी मालूमात हासिल थी। किसी झड़प में भारतीयों का कितना नुकसान हुआ, कितने फौजी मुजाहिदों के हाथों जहन्नुम वासिल हुए और कितने मुजाहिदीन ने जामे शहादत नोश किया। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। इस दौरान चाय भी तैयार हो गई। बगैर दूध का कहवा बड़े नाप तोल से बनाया गया था और बेहद खुश जायका था। हाँ, अब बताओ क्या सूरत हाल है? वो फौजी कानवाई किस वक्त पहुंच रहा है और इसमें क्या कुछ शामिल है? कमांडर रशीद ने कहवे की चुस्की लेते हुए पूछा। गोले बारूद से भरे हुए 4 ट्रक जिनकी हिफाजत के लिए 2 ट्रकों पर मुसल्ला फौजी भी होंगे, एक ट्रक आगे और एक ट्रक पीछे। उन दोनों ट्रकों पर लाइट मशीन गनें फिट होंगी। कमांडर फैज अली ने जवाब दिया और चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोला, पहले इत्तला ये थी कि ये काफिला 8 बजे यहाँ से गुजरेगा, लेकिन अब ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि वो काफिला रात को ठीक 12 बजे श्रीनगर छावनी से रवाना होगा और 1 बजे के करीब इस जगह से गुजरेगा। मुसद्दिका इतला है, फैज अली ने जवाब दिया। काफिले के आगे पीछे 2 ट्रक पर 24 फौजी होंगे, 12 आगे वाले ट्रक पर और 12 पीछे वाले ट्रक पर। तुमने हमले के लिए कौन सी जगह मुंतखब की है? कमांडर रशीद ने पूछा। यहाँ से 4 मील आगे करीबन 150 गज तवील एक तंग सा रास्ता है जिसके अख्ताम पर बरसाती नाले का पुल है। फैज अली ने जवाब दिया, हम उस काफिले को उस रास्ते ही में घेर लेंगे। इस तरह उन्हें आगे या पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा आइडिया है, कमांडर रशीद ने सर हिलाया। लेकिन क्या तुम्हारे पास आदमी कम नहीं है? 8 हम लोग हैं और 3 आप लोग, फैज अली ने जवाब दिया। हमारा हर मुजाहिद 10-10 भारतीय फौजियों पर भारी है। तुम जानते हो हम नफरी को कभी खातिर में नहीं लाते। जंग के लिए नफरी से ज्यादा जज्बे और शौक शहादत की ज़रूरत होती है और हमारा हर मुजाहिद इस जज्बे से सरशार है। तारीख गवाह है कि इस वादी में मुट्ठी भर मुजाहिदों ने अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन को खाक और खून में लौटाया है। जानते हो मेरे भाई, कमांडर रशीद ने कहा, ये जज्बा जहाद और आज़ादी की लगन ही तो हमें आगे बढ़ा रही है। अगर ये लगन और जज्बा ना होता तो तहरीक बहुत अरसे पहले दम तोड़ चुकी होती। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं जब हम अपने दुश्मन को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, इंशाअल्लाह। करीब बैठे हुए मुजाहिदीन ने बैक ज़बान कहा, आप सब लोग एक बात सुन ले। फैज अली ने मुजाहिदीन की तरफ देखते हुए कहा, कानवाई पर हमले की मनसूबाबंदी उस जगह पर पहुँच कर की जाएगी और सब लोग कमांडर रशीद के अहकामात के पाबंद होंगे और इस मुहिम में जामे शहादत नोश करने वाले हम में सबसे ज्यादा खुशनसीब होगा। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, एक बात आप सब लोग जानते हैं कि ये जंग हम अपने किसी जाती मफाद के लिए नहीं लड़ रहे। हम आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, वो जंजीरें तोड़ देना चाहते हैं जिनमें हमें बरसों से जकड़ कर रखा गया है। हम आज़ाद पैदा हुए हैं और आज़ाद रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। वो एक बार फिर खामोश हो गया। उसकी नजरें
مجاہدین کے چہروں پر پھسل رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرانے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہندو بنیے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ طاقت کے بلبوتے پر ہمیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ ہماری قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، بچوں اور بوڑھوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے اور ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں۔ لیکن اب یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ماؤں اور بہنوں کے دوپٹوں کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہمارے نوجوان اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے۔ نفری اور سامان کے حوالے سے ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ہمارے پاس جہاد کا جذبہ ہے، شوق شہادت ہے اور آزادی کی لگن ہے۔ یہی ہمارے وہ ہتھیار ہیں جن کا دشمن مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی جذبے نے ہمیں پہلے بھی کامیابیاں بخشی ہیں اور آج بھی ہم کامیاب اور کامران ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے منہ سے بھی بے اختیار نکلا۔